हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम कर रहे हैं राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ओके, सो ये हमारा जो है ये फोर्थ पार्ट होने वाला है। चैप्टर 9 से हम यहाँ पर शुरू करेंगे, सेक्शन 49 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड मिलती रहे। तो बेसिकली अगर आपने इसके पहले के सेक्शन 48 तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाके वो देख लें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी हमारी बनी हुई है। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं और वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप इस एक्ट का देखना चाहते हैं तो आपको उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो बेसिकली चैप्टर 9 से शुरू करना है। चैप्टर 9 आपका बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड ग्रांट टू सच इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली यहां पर बात हो रही है इंस्टीट्यूशन की, कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन का गठन करता है, ठीक है, कोई भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बना रहा है, गठन कर रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होगी, अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सेक्शन 49 बात करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है यहां पर अपॉइंट करती है एक अथॉरिटी को, जिसको कहा जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस चैप्टर के लिए, राइट। ये आपका सेक्शन 49 है, बड़ा ही सिंपल सा है। सेक्शन 50 की ओर आते हैं। सेक्शन 50 बात करता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। बोलता है कि कोई भी व्यक्ति एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा या मेंटेन नहीं कर पाएगा एन इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना हो। और वो भी कौन इश्यू करेगा? ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इश्यू करेगा। तो बेसिकली हमें समझ में आया सेक्शन 50 से ये बात करता है कि रजिस्ट्रेशन चाहिए पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति एस्टेब्लिश करने चाह रहा है या मेंटेन करना चाह रहा है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर पर्सन विद डिसेबिलिटी का होगा, वहां वो रहेंगे, तो उनके लिए जो है यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लाना जरूरी है। अभी हम यहां पर ये आप पढ़ रहे हो, बट मैं एक चीज और बता दूं, भी हम आगे देखेंगे कि ये जो एक्ट है आपका, ये एक्ट किस पर लागू नहीं होता है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो आपका बेसिकली एक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर लागू नहीं होता है। खैर हम आगे देख भी लेंगे वो चीज। सो प्रोविजो आपका बात करता है दैट एन इंस्टीट्यूशन फॉर केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन। अब देखो यहां पर बात हो रही है मेंटल हेल्थ एक्ट के सेक्शन 8 की, कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन के पास अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के सेक्शन 8 के अंदर वैलिड लाइसेंस है, कोई इंस्टीट्यूशन के पास क्या है? वैलिड लाइसेंस है, तो उसको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। क्लियरली लिखा हुआ है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो हमने बेसिकली क्या समझा सेक्शन 50 से, कि रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर एस्टेब्लिश मेंटेन करना चाहता है ऐसा इंस्टीट्यूशन, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लगेगा। बट अगर उसके पास मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर ऐसा वो जो इंस्टीट्यूशन उसका है जो कि केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन वगैरह की केयर वगैरह के लिए उसने है, और उसके पास वैलिड लाइसेंस है उस एक्ट के तहत, तो उसको वापस से यहां पर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 51 की ओर। सेक्शन 51 बात करता है एप्लीकेशन एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो हमने देखा ऊपर की रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसका एप्लीकेशन किसको लगाई जाएगी, कैसे क्या होगा, उस बारे में बात करता है आपका सेक्शन 51। तो बोलता है एवरी एप्लीकेशन फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको एप्लीकेशन लगानी होगी, किसको? आपको एप्लीकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगानी होगी। जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी फॉर्म मैनर वगैरह बताया होगा उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन लगानी है। सबसेक्शन 2 बात करता है ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी? जब कोई एप्लीकेशन लगाएगा कि भैया हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये देखेगी कि क्या आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। वो इंक्वायरी तो करेगी कि क्या आप फिट हो इस चीज को एस्टेब्लिश, इस चीज को मेंटेन करने के लिए। जब वो इंक्वायरी करेगी और अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ आपने इस एक्ट का जो भी है रिक्वायरमेंट वगैरह आपने सब कुछ कंप्लाई किया है, फॉलो किया है, सारे रूल्स फॉलो किए हैं, तब वो क्या करेगी? वो ग्रांट कर देगी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट को विद इन 90 डेज के अंदर ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जब एक एप्लीकेंट जो है, एक एप्लीकेंट यहां पर क्या कर रहा है? वो एप्लीकेशन लगा रहा है। एप्लीकेशन लगा रहा है किसको? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगा रहा है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जब एप्लीकेशन मिलेगा, इससे 90 दिन के अंदर अंदर क्या कर देंगे? ये
अब विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ये ग्रांट कर देंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, मान के चलो इनको समझ में आया कि भाई आप कंप्लाई ही नहीं किया है, आपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी ही नहीं की है, तो फिर ग्रांट नहीं, यहां पर ग्रांट या फिर रिफ्यूजल होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इफ नॉट सेटिस्फाइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बाय ऑर्डर रिफ्यूज टू ग्रांट दी सर्टिफिकेट अप्लाइड फॉर। अब अगर हम बात करें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पीसीएसजे या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ये एक्ट आ रहा है, अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये 90 दिन बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इसको साइड में लिख लें, विद इन 90 डेज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सर्टिफिकेट को ग्रांट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोविजो की ओर। प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट अ सर्टिफिकेट। अब यहां पर बात की जा रही है कि रिफ्यूज अगर करा सर्टिफिकेट देने से, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, देखो हमेशा मैंने जितने भी एक्ट पढ़ाए हैं आपको सब में मैंने बताया है कि अगर कभी भी ऐसा रिफ्यूज किया जाता है, लाइसेंस रिवोक किया जाता है, तो एक मौका दिया जाता है जिसको कहते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है, ठीक है। एंड जो भी ऑर्डर है रिफ्यूजल का वो कम्युनिकेट किया जाएगा एप्लीकेंट को इन राइटिंग। तो इन पर भी एमसीक्यूज कई बार बन जाते हैं, बहुत ही छोटे मोटे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3 की ओर। नो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 2 अनलेस, वो जो इंस्टीट्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू विच एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड। अब देखो क्या बोल रहा है कि कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं किया जाएगा सबसेक्शन 2 में जब तक कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या ना कर ले, भाई उसके पास फैसिलिटीज हो या जो भी स्टैंडर्ड इन्होंने सेट करके रखा है अगर वो मीट नहीं कर रहे हैं, वो जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। ये यहां पर आपका बात करता है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4 की ओर। सबसेक्शन 4 बड़ा ही सिंपल है, बात करता है जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है सबसेक्शन 2 में। अब देखो सर्टिफिकेट जो ग्रांट किया गया है शाल अनलेस रिवोक्ड अंडर सेक्शन 52। अभी हम आगे देखेंगे 52 आपका रिवोकेशन के बारे में बात करता है। बोल रहा है कि जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है जब तक उसको रिवोक नहीं कर दिया जाता 52 सेक्शन 52 के अंदर, तब तक वो फोर्स में रहेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक सी बात है ना कि अगर एक लाइसेंस इश्यू किया है तो वो बढ़िया चलेगा जब तक उसको रिवोक नहीं कर दिया जाता। देन बी यहां पर बात करता है कि इसको रिन्यू किया जा सकता है टाइम टू टाइम फॉर अ लाइक पीरियड, ठीक है, रिन्यूअल हो सकता है। तीसरा बात करता है ये उस फॉर्म में होगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी उस हिसाब से, राइट। तो ये बेसिकली आपका सबसेक्शन 4 है। सबसेक्शन 5 की ओर आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करता है कि जो भी एप्लीकेशन है रिन्यूअल अगर उसका कराना है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए एप्लीकेशन लगानी होगी, ठीक है। अगर आपको जब सर्टिफिकेट मिल गया अब उसको एक्सपायर होने वाला है तो आप क्या करोगे, उसको रिन्यूअल कराओगे, तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। एप्लीकेशन कम से कम 60 दिन पहले लगानी होगी, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ वैलिडिटी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है नॉट लेस देन 60 डेज बिफोर द एक्सपायरी। एक्सपायरी से कम 60 दिन पहले आपको जो है ये एप्लीकेशन लगाना है रिन्यूअल का। ये आपका सबसेक्शन 5 बात करता है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 6 बात करता है कि कॉपी जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डिस्प्ले कराई जाएगी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे। आप जाते हो, अगर एग्जाम्पल की बात करें हॉस्पिटल वगैरह जाते हो तो आप देखते होगे जब भी आप डॉक्टर से मिलने जाते हो तो आप देखते हो उसके पीछे पूरी डिग्रीज लगी होती है उसने जहां से जो भी किया हुआ है, या फिर कई बार रिसेप्शन पर भी हम देखते हैं जैसे ही हम एंटर करते हैं सामने हमें सारी उसकी डिग्रीज वगैरह जो भी उसने किया हुआ है वो सामने दिखाई देता है। उसको कहते हैं कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगाई जाए जहां पर इजीली सारी चीजें दिख सके वहां से कि हाँ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, एक ये जो है ये इसको मान्यता प्राप्त है। तो ये सब चीजों के लिए ऐसा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 7 की ओर। एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन सच पीरियड जो कि प्रिस्क्राइब्ड है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो 1 और 5 जैसे रिन्यूअल वाला है या ऊपर जो हमने देखा 1, तो उन एप्लीकेशन के डिस्पोजल की बात की जा रही है तो उस हिसाब से किया जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। तो ये बेसिकली आपका सेक्शन 51 था, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 51। 2-3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, एक 90 दिन वाला, एक 60 दिन वाला। ध्यान रखिएगा एग्जाम में सेक्शन 51 से क्वेश्चन बन सकता है और सेक्शन 50 में से यहां से क्वेश्चन बन सकता है मेंटल हेल्थ एक्ट वाला उससे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 52। सेक्शन 52 बात करता है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में।
इंपॉर्टेंट है, ऊपर भी हमारी चर्चा हुई थी इस बारे में। रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कब करा जाएगा? अगर बेसिकली अगर आप खुद अपने आप से पूछो ना कि कब एक रजिस्ट्रेशन को रिवोक कराया जाएगा, तो आप ही रीजन दे दोगे कि क्यों कराया जाएगा, कब कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी और आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया किसी तरीके से सर्टिफिकेट, बट बाद में पता चलता है, तब भी तो रिवोक किया जा सकता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सो पहला है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, अगर उसको रीजन टू बिलीव है, जो होल्डर है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, जिसको ग्रांट किया गया है 51 के 2 में, उसने क्या किया है, उसने कोई इनकरेक्ट या फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर्स दिया है, मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी या गलत इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, इश्यू कराने के लिए या रिन्यूअल कराने के लिए सर्टिफिकेट, तो रिवोक कर दिया जाएगा। दूसरा बात करता है, उसने कमिट किया है कोई ब्रीच ऑफ रूल्स, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, कुछ सेट ऑफ लॉ था जो कंप्लाई करना था, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाना था, बट आपने वो रूल्स ही ब्रीच कर दिए, तो वो आपका रिवोक कर दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, इंक्वायरी वगैरह, ऑब्वियस सी बात है, इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद रिवोक करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, जब भी रिवोक होता है तो क्या दिया जाता है, OBH। OBH क्या है सर, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अंटिल एन अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू दी होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया जाएगा कि भाई हम आपका ये जो सर्टिफिकेट है इसको रिवोक क्यों ना करें, आप बताइए, ठीक है, इस तरीके का एक मौका दिया जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 की ओर। सबसेक्शन 2 बात करता है वेयर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिवोक्ड। मतलब बात कर रहा है कि रिवोक कर दिया गया, जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया गया था इंस्टीट्यूशन को, वो रिवोक कर दिया गया। सबसेक्शन 1 हमने ऊपर देखा। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है ये सीज कर जाएगा फंक्शन करना उस डेट से, रिवोकेशन से, मतलब उसके बाद ये फंक्शन नहीं करेगा। बट उसका क्या, जो पहले से वहां पर रह रहे होंगे उनका क्या होगा, तो आइए देखते हैं। तो इसके पहले प्रोविजो है, प्रोविजो बात करता है कि जहां पर अपील लाए करेगी, देखो सेक्शन 53 हम पढ़ेंगे, वहां पर अपील लगाई जाएगी। ऑब्वियस ही बात है ना, ये हताश हो गए, निराश हो गए कि अरे हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्होंने रिवोक कर दिया, तो उसकी अपील तो ऑब्वियसली की जाएगी, नहीं की जाएगी, की जा सकती है। तो यहां पर बात कर रहे हैं जहां पर अपील लगाई सेक्शन 53 में इस रिवोकेशन के अगेंस्ट, कि भैया आप ऐसे कैसे रिवोक कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, अपील लगा रहा है। तो इन्होंने बोला कि जहां पर कोई अपील नहीं लगाई, देखो इन्होंने बोला अपील लगाई जा सकती है, दो केस होंगे, या तो अपील लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो पहला केस है कि जब अपील नहीं लगाई, नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड इमीडिएटली। तो जब वो अपील लगाने का समय है ना कि 30 दिन में अंदर अपील लगा लो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो अगर इन्होंने अपील नहीं लगाई तो फिर जैसे ही वो अपील का पीरियड खत्म होगा उसके बाद वो जो रिवोकेशन है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर अपील लगा दी, अगर अपील प्रेफर कर दी, तो जो ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन है ना, और उसमें उन्होंने क्या किया, अपील करी, और जो अपीलेट अथॉरिटी है उसने बोला कि नहीं भाई रिवोकेशन उन्होंने सही किया है, आपने ब्रीच किया था, आपने इनकरेक्ट या फॉल्स पर्टिकुलर दिए थे, तो हम इसको अपहेल्ड करते हैं। तो फिर क्या होगा, जब वो ऑर्डर दे दिया गया अपील का, उसके बाद से वो रिवोकेशन मतलब कंप्लीट हो जाएगा, सीज टू फंक्शन हो जाएगा वो इंस्टीट्यूशन, फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो ये बेसिकली दो चीजें कि जहां पर पहले में इन्होंने कोई अपील नहीं करी, तो जब तक अपील का टाइम एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक। दूसरा, अपील करी बट फैसला इनके हित में नहीं आया। तो ये बेसिकली यहां पर बात की जा रही है, बड़ा ही सिंपल है। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट में बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं कि सर हमें तो ये चीज समझ में नहीं आई, बता दो, मैं आपको वहां पर कमेंट में ही आपको समझा दूंगा अगर इनकेस कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 बात करता है ऑन द रिवोकेशन ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। हमने देखा कि अभी रिवोकेशन हो गया, ठीक है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है डायरेक्ट करेगी पर्सन विद डिसेबिलिटी की, जो इनमेट है, जो रह रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जिनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, मान के चलो वहां पर ऑन द डेट ऑफ सच रिवोकेशन। अब वो क्या, वो कहां जाएंगे, आपने तो रिवोक कर दिया। तो ऐसे जो इनमेट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको रिस्टोर किया जाएगा, उनकी कस्टडी जो है या तो उनके पेरेंट्स को दी जाएगी, या स्पाउस को दी जाएगी, या फिर कोई लॉफुल गार्जियन है उसको दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है मतलब सरकार उनके बारे में सोच रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने बस रिवोक कर दिया। तो पहला तो रिस्टोर का है। दूसरा ऑप्शन है कि ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे कोई अदर इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, कुछ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे वो इंस्टीट्यूशन भी है, तो उनको ट्रांसफर कराया जा सकता है, राइट। तो जैसा भी स्पेसिफाई करे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये बेसिकली यहां पर बात हो रही है।
आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 4 की ओर बात करता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है जो होल्ड कर रही थी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और वो रिवोक कर दिया गया, तो सबसे पहली फुर्सत में इमीडिएटली जब रिवोकेशन हो गया तो सरेंडर कर दिया जाएगा उस रिवोकेशन को। ठीक है, मतलब उस सर्टिफिकेट को जो है सरेंडर कर दिया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। सिंपल है, सरेंडर करने की बात कर रहे हैं यहां पर कि भाई आपका जो लाइसेंस है, आपका जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, वो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दो क्योंकि आपके तो कोई काम का रहा नहीं। तो बेसिकली ये सेक्शन 52 है। आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा क्लियरली। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 53 जो कि बात करता है अपील के बारे में। इंपॉर्टेंट है, देखिए अपील वाले जो भी होते हैं ना, इनमें अगर कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है या कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट आपका बेसिकली यहां पर ऐसा कुछ खास बताया नहीं है इसके अंदर। देखते हैं क्या बोलता है। कोई व्यक्ति हताश है, निराश है, एग्रीव्ड व्यक्ति, एनी पर्सन एग्रीव्ड, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आदेश से क्यों 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 है, तो उन्होंने क्योंकि रिफ्यूज कर दिया है, उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, तो भैया हम रूठ गए, हम गुस्सा हो गए, ठीक है, हताश हो गए, निराश हो गए, तो यहां पर क्या होगा, वो अपील कर सकते हैं। अपील करेंगे किसको? अपीलाट अथॉरिटी को अपील कर देंगे। कैसे? तो जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है, एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सच रिफ्यूजल या रिवोकेशन। ये बेसिकली आपका अपील है। और जो अपीलाट अथॉरिटी ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद वो किसी और की नहीं सुनते, तो वो जो आदेश है वो फाइनल होगा। तो अपीलाट अथॉरिटी ने एक बार बोल दिया तो वही फाइनल डिसीजन हो जाएगा। ये आपका सेक्शन 53 बेसिकली बात करता है। इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस भी यहां से कुछ है नहीं खास। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 54 की ओर। सेक्शन 54 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जितना स्टार मार्क कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उतने स्टार लगा लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। बात करता है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्लियर कट इन्होंने यहां पर बात कर दी कि ये जो चैप्टर है, ये जो हमने अभी देखा सेक्शन 49 से, ये जो है, ये जो चैप्टर है, ये अप्लाई नहीं होगा। किस पर अप्लाई नहीं होगा? ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो कि एस्टेब्लिश या मेंटेन की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। सुनहरे अक्षरों में इसको आप साइड में लिख लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां से क्वेश्चन 100% आ सकता है क्योंकि जब हमने सेक्शन 49 पढ़ा था ऊपर, हम एक बार चलते हैं वापस सेक्शन 49 की ओर देख लेते हैं। सेक्शन 49 जब हमने पढ़ा था तो हमने यहां पर क्लियरली देखा था, यहां पर लिखा हुआ है नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति एस्टेब्लिश या मेंटेन नहीं करेगा ऐसे इंस्टीट्यूशन को फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जब तक उसके पास क्या ना हो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना हो। यहां पर क्लियरली लिखा है इन्होंने। और वहीं पर बात कर रहे हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे उनको जो मेंटेन या एस्टेब्लिश कर रही है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, उनको उनके ऊपर एक्ट ही लागू नहीं होगा। राइट, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 50 और ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 55 की ओर। बात करता है असिस्टेंस टू रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है। ठीक है, देखो अब सरकार के पास पैसा होना तो चाहिए, सरकार अच्छे काम कर भी दे, बट पैसा तो होना चाहिए। तो उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी, उसके डेवलपमेंट, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ऐसे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस को कि भाई जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन स्कीम्स वगैरह को इंप्लीमेंट करने में, प्रोग्राम्स वगैरह को इस एक्ट के चलते। तो जिस हिसाब से उनके पास पैसा होगा उस हिसाब से वो मदद ऐसे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस की कर देंगे। ये बेसिकली बात करता है सेक्शन 55। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर 10 की ओर। अब चैप्टर 10 जो है बेसिकली बात करता है सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। अब यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी चैप्टर 10 के अंदर। चैप्टर 9 हमारा हो चुका है, चैप्टर 10 की ओर बढ़ते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। सेक्शन 56 बात करता है गाइडलाइंस के बारे में। मतलब आपका ये जो पूरा एक्ट है ये बात कर रहा है किसके अधिकारों के बारे में? पर्सन विद डिसेबिलिटी के अधिकारों के बारे में। अब ऐसे जो व्यक्ति डिसेबल है, बट ये बताएगा कौन कि ये डिसेबल है? ये बताएगा कौन? इसके लिए कोई सर्टिफिकेट तो होगा, उसके बारे में आपका ये जो चैप्टर 10 है बात करता है। बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करेगी गाइडलाइंस, कि क्या गाइडलाइंस होंगी, कैसे असेस किया जाएगा, कैसे बताया जाएगा कि किसी को डिसेबिलिटी है। राइट, तो ये गाइडलाइंस वगैरह कौन बताएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऐसी गाइडलाइंस को। ये आपका सेक्शन 56 है। 57 बात करता है डेजिग्नेशन के बारे में ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। मतलब कि अब यहां पर इस चैप्टर के अंदर यहां पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनाई जा रही है कि जो कि ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्वालिफाइड होगी,
इनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगी, प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा और ये बताएंगे कि आप डिसेबल हो या नहीं हो, आपको डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 57। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है डेजिग्नेट करेगी पर्सन हैविंग रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन, मतलब नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एज सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जो कि कॉम्पिटेंट है इशू करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब कुल मिलाकर वो इतने सक्षम है कि वो बता सकते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति को डिसेबिलिटी है नहीं है, राइट। ऐसी इनको सर्टिफाइंग अथॉरिटी यहां पर कहा जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है शैल ऑल्सो नोटिफाई द जुरिसडिक्शन विद इन विच एंड द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है परफॉर्म करेंगे उसके सर्टिफिकेशन फंक्शंस। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है खास, ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है किस जुरिसडिक्शन में काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करेंगे इसके बारे में। बट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपॉइंट किया जा रहा था और ऊपर हमने चैप्टर अगर हम बात करें 9 की तो वहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमने पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 58 अब बेसिकली यहां पर बात कर रहा है प्रोसीजर के बारे में। अब देखो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सपने तो नहीं आ रहे रात में उठ के कि अरे ये व्यक्ति डिसेबल है, ये नहीं है, अरे मुझे इसे सर्टिफिकेट देना। ऑब्वियसली कोई ना कोई जो भी व्यक्ति डिसेबल है वो एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है। तो वही यहां पर प्रोसीजर है कि जो भी पर्सन है, एनी पर्सन जिसको स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है वो अप्लाई करेगा, ठीक है। जो भी मैनर सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन वगैरह में ये अप्लाई करेगा। किसको? सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, जिसके पास जुरिसडिक्शन है इशू करने के लिए सर्टिफिकेट। तो ये बेसिकली आपका 58 का 1 बात करता है। दूसरा बात करता है जब आपने एप्लीकेशन लगाई, जब एप्लीकेशन रिसीव करेगा कौन? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो ऑब्वियसली बात है वो देखेगा, वो असेस करेगा कि डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो जब वो असेस कर लेगा उस कंसर्न पर्सन को और जो भी गाइडलाइंस होंगी सेक्शन 56 में जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा? आफ्टर सच असेसमेंट करने के बाद 2 चीज कर सकता है। क्या? पहला तो इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी उस पर्सन को, मतलब अगर हाँ उस व्यक्ति को वाकई में डिसेबिलिटी है तो इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। बट अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो क्या? तो उसको इन्फॉर्म करेगा राइटिंग में, लिखित में कि भैया आपको कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी नहीं है, मैं आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी नहीं दे सकता। देखिए आपको मालूम है इस एक्ट में हमने कितना पढ़ा है कि उनको क्या क्या अधिकार हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी को। तो कई लोग होते हैं जो झूठ मूठ का इस तरीके से सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करते हैं जिससे उनको कोटा वगैरह और काफी कुछ फायदा मिल सके, ठीक है। तो ये काम जो है कॉम्पिटेंट आपकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का है कि वो इन चीजों को देखे कि कौन व्यक्ति एक्चुअल में किसी को स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है या किसी को नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सेक्शन 58 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब आप पूछेंगे सर क्वेश्चन क्या बन सकता है ये भी बता दो, तो हम उसको साइड में लिख ले। पहला तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दूसरा कि क्या सिनेरियो बेसिस भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस केस में क्या होगा कि अगर वो डिसेबिलिटी नहीं है तो उसको इन राइटिंग इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, इन्फॉर्म हिम इन राइटिंग। इस तरीके से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाने जाएं तो बन सकते हैं और आप वहीं पर फंस जाते हैं कई बार। दूसरा बात करता है कि जब जो सबसेक्शन 3 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जब सर्टिफिकेट दे देगा तो वो कहां पर लागू होगा? क्या वो सिर्फ एमपी में लागू होगा, यूपी में लागू होगा, राजस्थान में लागू होगा? तो उन्होंने बोला भैया ये पूरे देश में लागू होगा, वैलिड अक्रॉस दी कंट्री। आई होप सेक्शन 58 अब आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 59 की ओर। सेक्शन 59 अपील अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने मान के चलो कोई व्यक्ति उसके पास गया और उन्होंने बोला कि भैया आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उन्होंने इन राइटिंग लिख के दे दिया। अगला व्यक्ति हताश निराश हो गया, तो क्या वो अपील कर सकता है? नहीं कर सकता है? ऑब्वियसली अपील कर सकता है। सेक्शन 59 आपको ये राइट देता है कि आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तो अपील, तो अब कैसे क्या होगा? तो जो भी व्यक्ति एग्रीव्ड है डिसीजन से सर्टिफाइंग अथॉरिटी के वो अपील कर देगा। अपील जो भी टाइम वगैरह यहां पर इन्होंने नहीं बताया है, तो जो भी प्रिस्क्राइब टाइम होगा स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, उसके अकॉर्डिंग अपीलाट अथॉरिटी को अपील की जाएगी।
और जब वो अपील रिसिप्ट ऑफ एन अपील, जब अपील मिलेगी, अपील अथॉरिटी डिसाइड करेगा अपील को कितने समय में, ये भी यहां पर उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड लिख दिया है। तो आपका काम आसान हो गया कि आपको याद नहीं करना कितने समय की बात की जा रही है। ऊपर भी देखा था हमने अपील में, वहां भी कोई समय नहीं था एज सच, और ना ही यहां पर समय है, तो आप ही को इजी हो गया कि आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 की ओर। तो दो बेसिकली हमने अभी तक 2 चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर 9 चैप्टर 10, काफी कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट भी था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 की ओर। अब यहां पर बात कर रहा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है। चैप्टर 11 सेक्शन 60 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। कई बार बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का गठन कौन करेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है सेंट्रल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से बनने को बन सकता है, बहुत ही सिंपल है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक बॉडी बनाएगी यहां पर, जिसको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी कहा जाएगा, और जो भी एक्ट में जो भी फंक्शंस वगैरह दिए जाएंगे ये वो परफॉर्म करेंगे। अब बेसिकली देखो, मैं और इजी कर दूं आपको इस सेक्शन को, जो यहां पर बताया गया है कि अब इसके अंदर कौन कौन होगा, कौन कौन मेंबर्स होंगे। तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, बट सब जो है यहां पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। अब अगर आपको नहीं मालूम है एक्स ऑफिशियो का मतलब, तो मैं बता देता हूं। मतलब कोई मिनिस्टर कोई एक पद ऑलरेडी होल्ड करके रखा है, ये मान के चलो कोई जॉब है, ठीक है, या कोई एक पोजीशन है, कोई व्यक्ति ये होल्ड करके रखा है। क्योंकि वो व्यक्ति ये पोजीशन होल्ड करके रखा है, इसलिए उसको यहां पर अपॉइंट किया जा रहा है। इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। मतलब आप पढ़ोगे, लिखा हुआ है जो मिनिस्टर है इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो मिनिस्टर ऑलरेडी है, बट क्योंकि वो वहां पर मिनिस्टर है, इसलिए उसको यहां पर चेयरपर्सन बनाया जा रहा है इस बोर्ड के अंदर, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर। तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है ना कितने सारे लोग हैं, सब नहीं पढ़ना। आप चाहो तो एक बार आप रीडिंग आप लगा सकते हो, बट मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से कि एक एक एक्स ऑफिशियो मेंबर मैं आपको बताऊं। इसको आप रीड कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं, ठीक है। ये सब एक्स ऑफिशियो मेंबर है कि ये यहां पर कुछ होल्ड करते हैं, इसलिए यहाँ के सेक्रेटरी हो गए, चेयरपर्सन हो गए। हम बेसिकली चलते हैं जो डायरेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, आर वाला क्लॉज। आर वाला क्लॉज बात करता है कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर रही है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर रही, तो ये मेंबर कौन है और आगे जाके इनका टर्म पीरियड बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स जो कि एक्सपर्ट हैं इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन, ये मेंबर्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही। कौन? 5 मेंबर्स जो कि डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन वाले फील्ड में एक्सपर्ट है। दूसरा बात करें तो 10 मेंबर्स जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनजीओस को। किसको कर रहे हैं? एनजीओस को। साइड में आप लिख लेना, उतना इंपॉर्टेंट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 10 मेंबर्स हैं एनजीओस वाले, और ऊपर 5 मेंबर्स हैं जो डिसेबिलिटी वाली फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 मेंबर्स हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनजीओस को, कंसर्न विद डिसेबिलिटी और डिसेबल्ड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब प्रोविजो यहां पर बात करता है कि जो 10 मेंबर्स की बात की जा रही है, इनमें से कम 5 जो है वो वुमेन होनी चाहिए, और एटलीस्ट 1 पर्सन ईच की बात की जा रही है कि वो SC/SC को बिलोंग करते हो। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, 10 में से जो 5 मेंबर है वुमेन है, और साथ ही साथ SC/SC से वो जो है बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट था आर वाला क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसमें एक और पॉइंट है जो कि बात करता है 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि नेशनल लॉ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से होंगे। तो हमने देखा ऊपर 10, 5 और 3, दोनों ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आर के अंदर, ठीक है। अब बेसिकली आप आ जाओ सेक्शन 61 पे। अब देखो यहां पर बात कर रहे हैं टर्म पीरियड की, कितना पीरियड रहेगा किसका। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आता है, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है उसका तो कोई टर्म पीरियड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी कोई ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए उसको यहां पर अपॉइंट किया गया है। तो जैसे ही उसका वो वाला ऑफिस छूटेगा, वो यहां से हट जाएगा, राइट। तो टर्म पीरियड किनका इंपॉर्टेंट है? टर्म पीरियड ये आर वाले पॉइंट में जो भी यहां पर बात हुई है ना, 5, 10 और 3 की, इनका इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनको नॉमिनेट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। बाकी सब तो एक्स ऑफिसियो है, तो उनका टर्म पीरियड तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरा ऑफिस होल्ड करते हैं, इसलिए उनको यहां पर वो अपॉइंट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो आर वाला पॉइंट है 60 के 2 का आर, ठीक है, ये बात करता है कि ये 3 साल तक यहां पर इनका
फ्रॉम द डेट ऑफ इस नॉमिनेशन ये होल्ड करेंगे ऑफिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 3 साल इनका जो है ये होल्ड करेंगे ऑफिस। तो आप चाहो तो आर वाले पॉइंट के सामने भी ऐसा लिख सकते हो कि यहां पर 3 साल तक ये होल्ड करेंगे ऑफिस को, जो भी इनको अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करता है कि जो मेंबर है, ठीक है, वो कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा। जैसे ही उसका टर्म पीरियड एक्सपायर होगा ना, तो वो एकदम छोड़ के नहीं चला जाएगा। जब तक उसकी जगह कोई और नहीं आ जाता, जब तक उसका सक्सेसर एंटर नहीं हो जाता ऑफिस में, तब तक ये जो मेंबर है ये छोड़कर नहीं जाएंगे। सबसेक्शन 2 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिमूव कर देगी कोई भी मेंबर को जो नॉमिनेटेड है, कहां पर, क्लॉज आर के अंदर। क्यों रिमूव कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म उसको रिमूव किया जा सकता है, बट उसको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मतलब बेसिकली बात कर रहे हैं कि रिमूव कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंट कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर भी है रिमूव करने की। बट हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, रिमूव करने के पहले ओबीएस जरूर दिया जाता है, विच इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3 की ओर। जैसे ऊपर रिमूव की बात की, सबसेक्शन 3 आपका रिजाइन की बात करता है कि ये जो मेंबर्स है जिनको नॉमिनेट किया गया है 60 के 2 के आर में, ये खुद से भी तो रिजाइन कर सकते हैं। निकालने की बात क्यों कर रहे हो साहब, आप रिजाइन भी तो कर सकते हो किसी भी कारण। तो इन्होंने बोला कि हाँ आप रिजाइन कर सकते हो। किसको रिजाइन करोगे, तो रिजाइन कर सकते हो राइटिंग में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, और जो सीट है उस मेंबर की वो वेकेंट हो जाएगी। अब वेकेंट हो गई तो फिर भराया भी जाएगा। तो बात आती है कैजुअल वैकेंसी की। तो अगर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में कैजुअल वैकेंसी आती है तो वो फ्रेश नॉमिनेशन से भराई जाएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा। बट जैसे मान के चलो 3 साल की बात है कि 3 साल का टर्म पीरियड होता है, किसी व्यक्ति ने 1 साल काम करा और उसके बाद उसने क्या कर दिया, 1 साल के बाद आके उसने रिजाइन कर दिया, तो बचे कितने, 2 साल। तो जिसको भी अब अपॉइंट करेंगे ना, उसकी जगह पर फ्रेश नॉमिनेशन होगा, वो मात्र 2 साल के लिए अपॉइंट होगा। मतलब कि रिमाइंडर पीरियड के लिए, रिमाइंडर पीरियड के लिए वो क्या होगा, अपॉइंट होगा। मतलब वापस से उसको पूरे 3 साल नहीं मिलेंगे। 1 साल अगला व्यक्ति करके रिजाइन करके चला गया, तो अब जो भी अपॉइंट होगा उसको सिर्फ 2 साल मिलेंगे। क्लियरली लिखा हुआ है कि शैल होल्ड ऑफिस ओनली एंड ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म फॉर विच द मेंबर इन हुज प्लेस ही वाज सो नॉमिनेटेड। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 5 की ओर बात करता है जो भी मेंबर नॉमिनेटेड है सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 3 ऑफ आर में ऑफ सबसेक्शन 2 ये एलिजिबल है रीनॉमिनेशन के लिए। देखो ध्यान से पढ़ना, 1 और 3 लिखा हुआ है, 2 नहीं है। मतलब पहला वाला जो आपका 5 मेंबर्स को अपॉइंट किया जा रहा था, और तीसरा वाला कौन सा, जहां पर 3 मेंबर वो जो नेशनल चैम्बर वाले किए जा रहे थे, उनके वो जो है वो एलिजिबल है रीनॉमिनेशन के लिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात करता है जो मेंबर्स नॉमिनेटेड है 1 और 2 में, मतलब 5 जिनको अपॉइंट कर रहे थे और सेकंड में 10 जिनको अपॉइंट कर रहे थे, इनको अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। मतलब क्या समझ में आता है कि जो तीसरा वाला है जहां पर 3 मेंबर्स को किया जा रहा था, ये वाला 3 रिप्रेजेंटेटिव वाला, यहां पर कोई भी अलाउंसेस वगैरह यहां पर नहीं दिए जाएंगे। आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो, बाकी कोई बहुत सिंपल ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बेसिकली आपका सेक्शन 61 था। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सेक्शन 62 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।